कटाई नहीं की, छटाई नहीं की, दवाई नहीं डाली तो फसल नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैं किसान हूं, मुझे पता है आज किसान किस हालत में है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने महंगाई से कमर तोड़ दी। 993 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर पे। कितने? 50 रुपए बढ़ते थे तो इनकी भैया मोटा घर में सिलेंडर टांग लेती थी। 50 रुपए इन्होंने 993 और कच्चे तेल में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ करे, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आएगी तो सबसे पहले गला घूटेगा नौजवान का, क्योंकि कंपनियां अपने यहां से लोगों को निकाल देगी रोजगार से, तो नौजवान बेबस हो जाएगा, नौजवान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बैठ जाओ आराम से, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हरिजन क्या होता है? हरिजन गलत शब्द है, आप चुप रहो। ये दरखास्त आ तो गई। हाँ देखो, इस निकम्मी सरकार में लोग पीड़ित इतने, क्या करें हम लोग बताओ। हर तरफ पीड़ा में है, कहीं किसी की जमीन छीनी जा रही है, कहीं किसी की नौकरी छीनी जा रही है, कहीं किसी का रोजगार छीना जा रहा है, तो लोग तकलीफ में है। और आजाद समाज पार्टी के नेताओं से उम्मीद है, इसलिए बेचारे दरखास्त लेके खड़े हैं। उनकी क्या गलती तक का माना जाए? अगर समय पे काम हो जाए, आप अपने आप बताओ, बात बदल गई है, आप अपने आप बताओ कोई दफ्तर है जहां बिना पैसों के काम हो रहा है? फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार ने कहा है हम भी लूट रहे हैं, आप भी लूटो, मिलकर लूटेंगे, किसी की दिक्कत ही नहीं। ये जनता की सरकार नहीं है, ये लुटेरी सरकार है, लुटेरी। और लुटेरी सरकार अपने एजेंडे को अधिकारियों को भी समझाना चाहती है। मैं अच्छे अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अच्छे अधिकारी को सम्मान मिलेगा, और जो नुकसान करेगा, गलत काम करेगा, संविधान खिलाफ जाएगा, तो भैया जांच तो उसकी भी होगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आर्थिक मंदी की बात कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो। तो भैया बिजली दे दो तो कम से कम सो तो जाए घर में आराम से। आपने तो बिजली भी छीन ली। बिजली में आपने प्रीपेड मीटर लगा दिए, स्मार्ट मीटर लगा दिए। 500 रुपए जो बिल आता था कुछ साल पहले, वो 5000 रुपए चला गया। आपने कटौती में जो है नया आपने पावर प्लांट तो लगाया नहीं, लेकिन बिजली कटौती इतनी बढ़ा दी, मैं रुका था रात बुढ़ाना, मुझसे मत कहलवाओ, हर 1 घंटे बाद कट लग रहा था। अगर जनरेटर ना होता तो पूरी रात जाग के निकालनी पड़ती। मेरे मुझे तो जनरेटर मिल गया, लेकिन इस जनता को जनरेटर कहां से मिलेगा? इनको कहां जनरेटर मिलेगा? इनकी तो आमदनी भी इतनी जितना तेल फूक जाएगा। आप समझे? अगर 1 हफ्ता जनरेटर चल गया गरीबों के यहाँ, तो 20 दिन इनके बच्चे भूखे मरेंगे। ये हालात है उत्तर प्रदेश की सब। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस सरकार पे कोई विजन ना हो, जिस सरकार पे कोई नीति ना हो, जिस सरकार पे कोई एजेंडा ना हो, तो वो अपने आप को सत्ता में बना के रखने के लिए लोगों को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले भी नहीं रहते थे, भाईचारा बना के रहोगे तो अपनी समस्याओं से लड़ोगे, और अपने लड़नों में आ जाओगे तो आपस में लड़ते रहोगे। आपस में लड़के जमीन में तो जा सकते, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरी बात को याद रखना। और थाने कचहरियों में मुकदमे से आपका भला नहीं होगा। जिसका भला होता है थाने कचहरी मुकदमे से, आपको पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देश बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं 27 लाख वोट अगली बार डाल लेना, और भारतीय संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति की वोट का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी वोट को कोई छीन नहीं सकता है। देश बदल गया है, देश बदल गया है। जो SIR करवाते हैं बंगाल में, वो चीफ मिनिस्टर के सलाहकार बन जाते हैं इस्तीफा देके। यानी कि जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। देश बदल गया मेरे लोगों, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट हो जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, और एकजुट नहीं होंगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, 33 मुद्दे हैं, पर्चे बांटे नहीं बांटे हम लोगों ने घरों के बीच में, मिले नहीं मिले पर्चे आपको। इन पर्चों को यहाँ पढ़ना, अपने घर जाके पढ़ना, और घर जाके पढ़ के एक एक पर्चे का आकलन करना कि अगर आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी
तो अमीरों का भला होगा या आपका भला होगा, आपको जवाब परीक्षा खुद ही दे देगा। हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे किसी को उजाड़ देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी जाति को नुकसान पहुंचा देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी को मार देंगे। हम कह रहे हैं कि आपके बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है उससे बेहतर शिक्षा देंगे, आपके बजट में देंगे और आपके बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे कि वो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके। मेरे बहुत पुराने मित्र नरेश भाई, जिंदा जी, सब लोग आज बेचारे मुझे लग रहा है गर्मी का सीना चीर के आए हैं और घर में इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें होगी कि बेटी की डेथ होगी, फिर भी यहाँ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मगर मैं कहना चाहता हूँ, हम लड़ किसके लिए रहे, अपने लिए? नहीं, ये सत्य नहीं है। आप मानो मेरी बात पे गौर करो। अगर सिर्फ अपनी लड़ाई होती तो यहाँ तलवे चाट के चमचागिरी करके बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई ना होती तो इस गर्मी में निकलने का फैसला नहीं होता, सर्दी का इंतजार होता। जब नेता को गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। मैं ये मुकाबला करने के लिए आपके बीच इसलिए आया हूँ कि आपके अधिकार छीन रहे हैं। अगर आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो 400 रुपए की मजदूरी से मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा। कभी आप महसूस करके देखो, 22,000 स्कूल बंद करने वाले लोग किसका रास्ता रोकना चाहते हैं, अमीरों का या आपका? महसूस करके देखो, सरकार के लोग किसके बच्चे पढ़ते हैं, महसूस करके देखो। 135 करोड़ की कंपनी 121 करोड़ में बेच देते हैं, जबकि वो कंपनी मुनाफा दे रही है। सारे सरकारी सिस्टम का निजीकरण कर देते हैं क्योंकि पूंजीपति मित्रों को खुश करना है। इसलिए आपको कह रहा हूँ, हाईवे बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाईवे बनाने के बाद आसपास के रोजगार पे क्षेत्रवासी का अधिकार नहीं है। बिहार से मजदूर लेके आएंगे, महाराष्ट्र से मजदूर लेके आएंगे, कहीं और से मजदूर लेके आएंगे, उड़ीसा में मजदूर लेके आएंगे, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं देंगे। ऐसी सरकार से आपका भला नहीं हो सकता। हमें कहा जाना पड़ता है, हाईकोर्ट अगर जाना हो, इलाहाबाद एक दिन बदल जाता है। इलाहाबाद जाने में एक दिन बदल जाता है। इलाहाबाद जाने में 1000 रुपए हमारी जेब से जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारा रिश्तेदार वहां नहीं रहता, हमारा भाई वहां नहीं रहता। होटलों में जाके पैसे खर्च करते हैं और तारीख लग जाती है, फिर मीठा समूह लेके आ जाते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मेरठ में हाईकोर्ट के बेंच की मां कितने नेता खड़े भाटी जी, मेरठ में हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जिनकी समस्या है उनको एहसास नहीं है कि अगर एक काम 200 रुपए में हो रहा है और एक काम 15,000 में हो रहा है, उनको पता ही नहीं उनकी जेब कैसे कट रही है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, 5 किलो राशन नहीं देंगे, देर से प्रधान जी 5 किलो राशन नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चे को इतना काबिल बनाएंगे कि वो पढ़ लिख के 50,000 रुपए का रोजगार करेगा। आपका हाथ नहीं करने देगा किसी का। रोजगार की कमी नहीं है देश में। मैं आज भी गारंटी से कह रहा हूँ, पक्की नौकरियों की कमी कर दी गई है, वरना कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे एक तनख्वाह, एक व्यक्ति की तनख्वाह में 20-20 लोग काम करने को मजबूर हैं। 12-12 घंटे लोगों की कमर को तोड़ा जा रहा है। ये लूटने वाले लोग हैं, ये बर्बाद करने वाले लोग हैं। और देखो, इनकी कतली करनी के बारे में सुन लो, इनकी कतली करनी 2015 में मुख्यमंत्री जी कहते थे गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों भाई नवाज, अब जान भाई, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। अब हम कह रहे हैं आपकी सरकार है, इस पूरे फसाद को खत्म करो, आप दे दो दर्जा। हम मांग कर दे दो दर्जा। आप कह रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं है। 2015 में जरूरत थी, थोड़ा आज जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा लेके सत्ता में बैठे लोग, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग, अगर आप इनका इतिहास आरटीआई देने मांगोगे तो सबसे ज्यादा बीफ कंपनियां चंदा देती होंगी तो भारतीय जनता पार्टी को देती होंगी। आप मेरी बात को चेक करवा लें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बीफ एक्सपोर्ट में पीछे नहीं है लोग। बीफ एक्सपोर्ट में हमारा नाम आगे बढ़ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेके और ये धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट, ये मां का बोर्ड पहला भाई भंगर का मैंने देख लिया, लेकिन आपको नुस्खा याद है या नहीं है? मेरे में वो बच्ची जो 44 दिन तक जिसकी डेड बॉडी नहीं मिली, वो याद है या नहीं है?
ये कानून व्यवस्था है। मुख्यमंत्री कह रहे थे हर चौराहे पर अवरोध है, लेकिन अनुष्का पाल हमारी बहन 40 दिन तक वो राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर जिसकी डेड बॉडी नालों में सड़ती रही, इस निकम्मी सरकार को हमारी बेटी नहीं दिखाई दी, उसका दमन नहीं दिखाई दिया। इनका यमराज चला जाता है जब कमजोर वर्गों की बेटियों पर अन्याय होता है। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, इनकी सत्ता, इनका अहंकार इनको लेकर डूबेगा। और ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे लोगों पे, आपको अभी सब याद हो रही है बुलंदशहर में रोहित को मार के जो है किस तरह से वो मेरा भाई आपको फिर दे रहा हूं, इस अन्याय का क्या जवाब? अगर पुलिस को छूट दी जाए तो गुंडों की हिम्मत नहीं है किसी की हत्या कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी, मैं जानता हूं खाकी को, मैं जानता हूं खाकी के इंतजाम को, मैं जानता हूं ताकत दे दी जाए तो किसी गुंडे को हिम्मत नहीं है वो किसी भी पार्टी जुड़ा हुआ हो कि वो किसी गरीब की बेटी तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन मजबूर है खाकी, उनकी ड्यूटी तो लगाई है बैनर हटवाने, उनकी तो ड्यूटी लगाई है आजाद समाज पार्टी को रोकने में, उनकी तो ड्यूटी लगाई है आजाद समाज पार्टी की संख्या कम करने में। संख्या कम से हम नहीं डरते। 18 मंडल में सम्मेलन किए, 8 बड़ी रैली की, चैलेंज है मुख्यमंत्री जी की रैली में आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, पंचायत सहायक समूह की बहनें, टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबको घर पे ले जाते हैं और कहते हैं वहां बैठे रहना वरना नौकरी चली जाएगी। जनता नहीं जाती आपकी रैलियों में, जनता नहीं जाती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये वो लोग हैं जगह नहीं है रिपोर्ट दे देना LIU के मेरे भाइयों, जगह नहीं है पैर रखने की, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, इनको पैसे नहीं मिले, ये तो अपने भाई को आशीर्वाद देने और उसकी ताकत बढ़ाने, उसको हिम्मत देने के लिए आए हैं। और ये रुकने वाले नहीं है गर्मी आंधी तूफान से। जो इस गर्मी में इस टेम्परेचर में यहां बैठा है ना, वो जिस दिन उसको तो इंतजार कर रहा है कि उसको पहले बटन दबाने का, जिस दिन बटन दबाने का मौका मिलेगा तार देगा बटन को तार देगा मशीन के अंदर, जिस दिन मौका मिलेगा आप देखते जाओ। ये बताओ तार देगा नहीं उस बटन के अंदर? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह अपनी बात को कर, मैं ये इस बात से भी सहमत हूं कि SIR हो या EVM, इन दोनों से ईमानदारी के चुनाव नहीं हो रहे। तो मुझे बताओ बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए EVM से? आप बताओ, जो भी बताओ, EVM कह रहे हैं क्या? जो बताओ, मुझे नहीं सुना आ रहा। अच्छा जब मैं पूछूंगा तो बता देना, जब मैं कहूंगा बैलेट पेपर, तो अगर बैलेट पेपर वाले हो तो हाथ खड़े कर लेना।